दोस्तों, इंडिया में एक आम आदमी रोजाना 3 घंटे सोशल मीडिया चलाता है। देश में छोटी उम्र के बच्चे एक बड़े नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और ये नशा है इंटरनेट का नशा, सोशल मीडिया का नशा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो या किसी ब्रांड की मार्केटिंग करनी हो, नौकरी के लिए कनेक्शन बनाना हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, ये सारी चीजें सोशल मीडिया से हो जाती है। यहाँ तक कि ये वीडियो भी आप एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। एंड इस स्पेस को एक देश डोमिनेट करता है, यूएसए। संस्था के सर्वे में पता चला है कि 10 में से 6 मतदाता सोशल मीडिया की गतिविधियां देखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जहां सारे बड़े देश यूएसए के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, वहां चाइना ने ये सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया और अपना खुद का सोशल नेटवर्क बना लिया। इसी तरह रशिया ने भी अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स बना लिए। लेकिन क्यों? क्या रीजन है कि इंडिया के पास आज एक भी मेजर खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है? हम क्या लैग कर रहे हैं जिस वजह से हम अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? पॉपुलेशन हमारी, डेटा हमारा, बट फायदा इन फॉरेन कंपनीज का क्यों? आइए आज के वीडियो में जानते हैं। ये सब की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में होती है, जब वहां के एक प्रोफेसर डोनाल्ड ने देखा कि 50% ऑफ यूएस स्टूडेंट्स जो स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं वो जॉब रेडी ही नहीं थे, यानी उनके पास प्रॉपर स्किल्स ही नहीं थी। A shortage of skilled workers is making it harder for some businesses to get jobs done on time. The real nature of the problem, it's not just a skill gap, it's a will gap. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ने 1960 में प्लेटो सिस्टम बनाया। अब प्लेटो एक कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था जो टीचिंग ऑफर करता था स्कूल और यूनिवर्सिटी के बच्चों। अब इसी सिस्टम पे पहली बार सोशल मीडिया के फीचर्स की झलक दिखाई दी, जैसे इनका नोट्स एप्लीकेशन जो एक मैसेजिंग फोरम था। साथ ही टोकोमेटिक एक ऐसा एप्लीकेशन था जो शायद पहला ऑनलाइन चैट रूम था। अब 1960s में जब यूएस गवर्नमेंट को एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम चाहिए था जिसपे उनके मिलिट्री और रिसर्चर्स डेटा शेयर कर सके और कम्युनिकेट भी कर सके, इसी के चलते 1967 में आरपानेट डेवलप और यही आरपानेट आगे चल के इंटरनेट बना। So the whole thing began to spread sort of by example. The limit that's there is not in the science, in the technology, in the hardware, in the software. The limit is up here. इसी तरह यूजनेट और बीबीएस जैसे नेटवर्क भी आए। ये सारे नेटवर्क अलग अलग यूजर बेस के लिए कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे थे। अब जब 1991 में HTML को इंटरनेट से इंटीग्रेट कर दिया गया तो हमें वर्ल्ड वाइड वेब मिला, जिसे हम आज भी यूज करते हैं। ये आते ही जैसे एक एक्सप्लोजन आ गया, ब्लॉग्स बढ़ गए, ईमेल सर्विसेज बढ़ गई। अब जो सारे मैसेज फोरम्स थे जो प्राइवेटली होते थे, अब वो वेब पे शिफ्ट होने लग गए। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स भी आने लग गए जिनमें आप प्रोफाइल्स, फ्रेंड लिस्ट बना सकते। Classmates.com was the first reunion website coming out in 1995. और यही कम्युनिकेशन के लिए जो सिर्फ टेक्स्ट सिस्टम्स थे वो आगे जाके इमेज और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बने जो हम आज भी यूज करते हैं। अब सोशल मीडिया एक बड़ा नेटवर्क बन गया है, बट हमें ये सोशल मीडिया की जरूरत ही क्यों पड़ी और क्यों ये इतनी तेजी से एक्सप्लोड कर गया? इवोल्यूशन की साइकिल में सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी था कि वो सोशल इंटरैक्शन और कनेक्शन बनाए ताकि अपने एनवायरनमेंट के रिस्क को वो मेजर कर सके। इसलिए लोगों से कनेक्ट बना के रहना बहुत स्ट्रांगली रूटेड है हम में बायोलॉजिकली। इसी नीड को ये सोशल मीडिया एप्स ट्रिगर करते हैं। इन एप्स की डिजाइन और एल्गोरिदम ऐसा बिल्ड किया गया है ताकि हम ये एप्स पे स्टिक रहें। अब एक सवाल ये आएगा कि ये सारी डेवलपमेंट यूएसए में ही क्यों आई? इसका सबसे मेन रीजन है जीडीपी पर कैपिटा। मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक कंट्री कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है उसे हम जीडीपी बोलते हैं।
इसे जब हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रफ आइडिया आ जाता है कि कंट्री में एक एवरेज पर्सन कितना डॉलर का काम प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये डिस्क्राइब करता है कि एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम क्या हो सकती है। अब दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर यूएसए में 1971 में लॉन्च हुआ। उस वक्त अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा $5,600 था और ये पर्सनल कंप्यूटर का कॉस्ट क्या था आपको पता है? $750। तो अमेरिकन्स के पास एक एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम थी जिससे वो ये कंप्यूटर खरीद सकते थे। ऑल्सो हायर इनकम की वजह से यूएसए रिस्क ले सका फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यही सेम ड्यूरेशन में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $118 था। एक तो हम न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे, साथ ही हमारी पॉपुलेशन बड़ी थी, तो ऑब्वियस सी बात है जब बेसिक चीज़ों के लिए ही पैसा नहीं था तो कंप्यूटर जैसी चीज़ें लेके एडवांसमेंट करना तो पॉसिबल ही नहीं था। ये सब एडवांसमेंट के लिए एक अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है और सिंस 1970 में इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 23% था एज कंपेयर टू यूएसए जो 48% पे था। ये स्मॉल फैक्टर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता गया विच मेड यूएसए अ सोशल मीडिया जायंट। बट आज का भारत डिफरेंट है। आज लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 86% है। जियो की लहर ने आज 32% ऑफ द पॉपुलेशन को सोशल मीडिया यूजर बना दिया है। बट आप मुझसे अब ये क्वेश्चन पूछोगे कि पहले से ऐप्स है तो सही, इंडिया को खुद के ऐप्स की क्या जरूरत? रीजन है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। आप सोचिए, ये ऐप्स पे अकाउंट बनाते वक्त आप इन्हें अपना डेटा देते हैं, साथ ही इस पे आप जो भी करते हैं उसे ये ऐप्स आपके चॉइसेस, बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ये सारा डेटा इन फॉरेन कंपनीज के पास चला जाता है और इसका इस्तेमाल वो अपने प्रॉफिट के लिए कैसे भी कर सकते हैं। एक बार आपको नेटफ्लिक्स पे द ग्रेट हैक ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। इसी बिहेवियर को यूज करके देश की सरकार भी बदली जा सकती है। जब इतना पावर रखता है ये ऐप्स तो हम इसे फॉरेन कंट्रीज के हाथ में कैसे छोड़ सकते हैं? इसी तरीके के स्टार्टअप्स को इंडिया के अंदर बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें भी लाई है, जैसे द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसने अब तक 841 करोड़ ऐसे स्टार्टअप आइडियाज को दे दिए हैं जिनका सिर्फ प्रोटोटाइप है या तो सिर्फ वो आइडिया के ही फॉर्म में। निधि जैसी स्कीम जहां पे 170 से ज्यादा बिजनेस इनक्यूबेटर्स बना दिए गए हैं। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। अब वो कंपनीज जो नई टेक्नोलॉजी लाइक IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स पे काम करती है, उन्हें भी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों सपोर्ट मिल पाए, इसके लिए टाइड 2.0 स्कीम है। इन स्टार्टअप्स को अभी तक 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग मिल चुकी है। इंडिया में एक ऐसा AI बेस्ड मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म भी है जो इन स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर से कनेक्ट कर देता है। अटल इनोवेशन मिशन, इसने अब तक 3,500 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स की मदद कर दी है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अभी तक 114 यूनिकॉर्न्स बनाए हैं। दोस्तों, कभी कभी अपॉर्चुनिटी तो हमारे सामने ही होती है, बस हमें उनके बारे में पता नहीं होता। गवर्नमेंट की अलग अलग स्टार्टअप स्कीम्स के लिए आप जाके ये लिंक चेक कर सकते हैं, साथ ही इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, इंडिया में खुद के डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं, इंटरनेट की वजह से स्किल एक्वायर करना आसान हो गया है, बट फिर वो कौन सी क्वालिटी है जिस वजह से भारत अब पीछे रह गया है? इट्स कॉन्फिडेंस टू सेल आवर प्रोडक्ट टू दी वर्ल्ड। इंडिया नेट इंपोर्टर्स है ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखिए दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी, इसमें चाइना, जर्मनी और जापान को देखिए, सब नेट एक्सपोर्टर्स हैं। तो व्हाई नॉट अस? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू मेक आवर भारत शाइन। ये सिर्फ इंडिया में जॉब ग्रोथ नहीं लाएगा, साथ ही इंडिया को एक ग्लोबल टेक हब के रूप में भी शाइन कराएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रोंचो। तब तक के लिए सायोनारा।